स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका कुछ लिमिटेशंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओम के नियम का समझ गए, जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ओम के नियम का समझ गए सीमाएं, यानी ओम के नियम की सीमाएं या दोष, समझ गए, कर सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ओम के नियम की सीमाएं। तो कहीं के लिमिटेशन वर्ड लिखता है और कहीं कहीं क्या होता है नॉन ओमिक डिवाइसेस लिखता है। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस का एक्चुअल मीनिंग क्या आता है कि कुछ ऐसे डिवाइस है हमारे यहाँ, यानी बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जो ओम का जो नियम है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो जो डिवाइस ओम का नियम का पालन नहीं करता है वैसे डिवाइस को हम लोग नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग का इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या और करके लिखा हुआ है नॉन ओमिक डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस का एक्चुअल मीनिंग आता है मतलब कि यंत्र, समझ गया। तो कुछ ऐसे यंत्र होते हैं, ऐसे उपकरण होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जो उपकरण समझ गया ओम के नियम का पालन नहीं करता है उस उपकरण को ही बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, समझ में आ गया। और नॉन ओमिक डिवाइस जो होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो जहां ओम का नियम का पालन नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोष कहते हैं। दोष मतलब यानी अवगुण भी कर सकते हैं इसको, या लिमिटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, वैलिडिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, समझ गए ना। ये 2-3 वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन लिखे हुए हैं। कैसा डिफिनेशन है? तो नॉन ओमिक डिवाइस का डिफिनेशन है। नॉन ओमिक का मतलब हम लोग समझ में आ गया, यानी कुछ ऐसे हमारे यहाँ उपकरण है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उस तरह के डिवाइसेस को, उस तरह के उपकरण को हम लोग नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, समझ गया। यानी वैसे यंत्र, वैसे डिवाइस करे कि विच डू नॉट ओबे, करे कि जो पालन नहीं करता है, यानी वैसे यंत्र जो पालन नहीं करता है, करे कि ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करता है, करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गया। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि वैसे यंत्र जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वैसे यंत्र को ही हम लोग नॉन ओमिक क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। तो कौन कौन ऐसे यंत्र हैं, समझ गए, कौन कौन ऐसे डिवाइस है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, पहला है वैक्यूम ट्यूब आता है। क्या क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब निर्वात ट्यूब इसको हिंदी में कहते हैं। निर्वात ट्यूब जो होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता है, समझ में आ गया। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो सेमी कंडक्टर डायोड, यानी वैसे डायोड जो सेमी कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है, यानी अर्धचालक डायोड हिंदी में कहते हैं। तो अर्धचालक डायोड जो होता है वो भी ओम का नियम का पालन नहीं करता है। फिर दूसरा देखेंगे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड वाला यानी द्रव होता है, ठीक है ना। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एक द्रव होता है, समझ गए। जैसे बैटरी के अंदर हम लोग तेजाब वगैरह डालते हैं उसी तरह का पदार्थ होता है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, जिससे बैटरी में हम लोग तेजाब डालते हैं यानी H2SO4 का घोल डालते हैं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो वैसे लिक्विड ओम का नियम का पालन नहीं करता है, समझ में आया। तो ये सब लिक्विड क्या कहलाएगा? नॉन ओमिक डिवाइस कहलाएगा। इसके अलावा देखेंगे ध्यान से तो एक और है ट्रांसिस्टर आता है। ट्रांसिस्टर हम लोग को पढ़ाना है, छोटा सा डिवाइस होता है, ये भी ओम का नियम का पालन नहीं करता है, समझ में आ गया। तो ओम ये सब क्या कहलाएगा? नॉन ओमिक डिवाइस कहलाएगा। कौन कौन? वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेमी कंडक्टर डायोड हो गया, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है ना, और ट्रांसिस्टर हो गया। ये सब ओम का नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए ये सब उपकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक यंत्र कहेंगे या इसको नॉन ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग देखना है ओम का जो नियम है
इसका कौन कौन दोष है। तो ओम का नियम में हम लोग को एक 3 चीज यहाँ दिया हुआ है। ओम का नियम जो होता है, नियम का दोष यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है, जो फिगर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओम का नियम होता क्या एक्चुअली, तो ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, यानी ओम का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, V बराबर आई आर। V क्या बताता है, V बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर को रिप्रेजेंट करता है। I क्या बताता है, ठीक है, तो I करंट को बताता है। और R क्या बताता है, तो R रेसिस्टर को बताता है, यानी प्रतिरोध को बताता है। यानी ध्यान से देखा जाए तो V आपको क्या बता रहा है, V बता रहा है विभवांतर नहीं, और I क्या बता रहा है, तो I बता रहा है करंट, और R क्या बता रहा है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे जो यंत्र ओम का नियम का पालन नहीं करता उसका कारण क्या होता है, तो R पे डिपेंड करता है। यानी वैसे यंत्र जो ओम का नियम का पालन करता है तो करता है उस कंडीशन में, उस यंत्र में R का वैल्यू होता है वो फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट। यानी सबसे मेन इसमें क्या है, R। तो V इक्वल टू आई आर, समझ गया ना। ओमिक डिवाइस के लिए या नॉन ओमिक डिवाइस के लिए, दोनों के लिए लागू होगा। हम क्या बोले, ओमिक डिवाइस जो ओम का नियम का पालन करने वाला यंत्र, या नॉन ओमिक डिवाइस जो ओम का नियम का पालन नहीं करने वाला यंत्र, दोनों के लिए लागू होगा। कब, जब R का वैल्यू क्या होगा, हुआ कांस्टेंट, ठीक है। जब R का वैल्यू कांस्टेंट होगा यानी अचल होगा, तो दोनों प्रकार के यंत्रों में ओम का नियम पालन होता है। जब जैसे ही R का वैल्यू चेंज होने लगता है तो ओम का नियम वैलिड नहीं होता है, यानी इनवैलिड हो जाता है, यानी पालन नहीं करेगा ओम का नियम का। तो ये इसमें R का मान हमेशा चेंज होते रहता है। वैक्यूम ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, इसीलिए R का मान क्या होता है, फिक्स नहीं होने के कारण या कांस्टेंट नहीं होने के कारण, समझ गया ना, ये क्या होता है, ओम का नियम का पालन नहीं होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ देखेंगे। R तो ऑलरेडी फिक्स नहीं होगा। जब R का मान जब फिक्स नहीं होगा तो हम लोग V और I का ग्राफ देखा जाता है। ओम्स लॉ में V और I का ग्राफ देखा जाता है, ठीक है। तो V और I का ग्राफ 3 इक्वेशन से हम लोग देख लेंगे, 3 फिगर के अनुसार। पहला देखेंगे ध्यान से, इसका लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन ये है कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, V एंड I इज नॉन लीनियर। इसका मतलब ये हुआ कि V और I, V वोल्टेज को बताता है या पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर लगा सकते हैं, I बताता है करंट को। तो V और I के बीच का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। पहला नंबर, नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ, एक सीधा रेखा नहीं होता है। और सीधा रेखा नहीं होने का कारण क्या होता है, ओम का नियम का पालन नहीं हो पाता है। क्योंकि ओम का नियम में हम लोग जब ग्राफ बनाते थे तो क्या होता था, सीधा होता था। सीधा कब होता था, जब R का वैल्यू कांस्टेंट होता था। तो सरल रेखा होगा, तो सरल रेखा मतलब समझ रहे हैं ना, यानी लीनियर मतलब एक रेखा होगा, तो वहां R का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। और जहां R का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा वहां ओम का नियम वैलिड है या वहां पे लागू होता है। तो इसमें होता है कि R का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होने के कारण V और I का जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, तो V और I का ग्राफ क्या होता है, नॉन लीनियर। मतलब नॉन लीनियर मीन्स क्या होता है, अरैखिक। अरैखिक मतलब क्या हुआ, एक सीधा रेखा नहीं होता है, कर्व रेखा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कर्व रेखा होता है। इसका फिगर हम लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से। जैसे ओम का नियम का ग्राफ अगर बनाया जाए तो R का वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो जैसे R का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला डॉट रेखा है, ये डॉट रेखा क्या बताएगा, आप इसका ग्राफ बनाएगा, किसका, I का, और फिर क्या, V का। तो V को हम लोग Y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और I को हम लोग X एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये V हमारा वोल्टेज को बताएगा, I हमारा क्या होगा, करंट को बताएगा। तो देखिए वोल्टेज यहाँ रहेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे ऐसे जैसे हम लोग इधर की तरफ मूव करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो ऊपर की तरह ये वाला ग्राफ देखेंगे तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परंतु होता है क्या है कि जब नॉन
ओमिक डिवाइसेस होता है उसके बीच में आई और भी के बीच में जब ग्राफ देखेंगे तो ये सीधा रेखा ना जाकर वो क्या होता है ऐसे कर्व घूम जाता है, ठीक है। और कर्व घूमना क्या होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करना बताता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा होता है ग्राफ में ओम के नियम है, और ये क्या है कर्व। और कर्व क्यों होता है? क्योंकि रेसिस्टेंस का मान यानी आर का मान क्या होता है, नॉट कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आर का मान कांस्टेंट नहीं होने के कारण ये कर्व रेखा होता है, और कांस्टेंट होता तो एस सीधा रेखा होता है। तो पहला समझ में आ गया। दूसरा हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो दूसरा कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, वी और आई, वी और आई के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, वो चिन्ह पे डिपेंड करता है। यानी किसके चिन्ह पे डिपेंड करता है, तो साइन ऑफ भी, वोल्टेज के चिन्ह पे डिपेंड करता है, यानी भी पे डिपेंड करता है। भी कैसा है, तो हम लोग दूसरा देखेंगे ध्यान से। अगर वोल्टेज का वैल्यू पॉजिटिव में हो, ठीक है, तो करंट का वैल्यू क्या है, ऊपर की ओर, यानी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज का वैल्यू ऐसे हो इस तरह मूव करे तो करंट के वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, या करंट कुछ ना कुछ होगा, क्या, परिपथ में या फिर सर्किट में। जैसे वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो करंट होगा ही नहीं, यानी करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए ग्राफ बता रहा है कि अगर नीचे की तरह ग्राफ अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये बता रहा है कि इसमें करंट क्या होगा, नेगेटिव है या न के बराबर है। और ग्राफ ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ग्राफ बता रहा है कि इसमें करंट है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करने पर करंट का वैल्यू कुछ होगा, वोल्टेज को थोड़ा सा डिक्रीज करने पर करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, जो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आर का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होने के कारण या अचर नहीं होने के कारण ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो वही कर रहा है क्या, मतलब कि भी के चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर भी का चिन्ह ऊपर पॉजिटिव हो तो करंट ठीक है, और भी का चिन्ह नेगेटिव हो तो करंट भी क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। फिर आगे देखेंगे तीसरा, रिलेशन बिटवीन भी एंड आई, भी और आई के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है ना, क्या है वो, भी और आई के बीच संबंध क्या होता है, नॉट यूनिक, यानी वो अचर यानी यूनिक, नॉट यूनिक मतलब होता है कि अद्वितीय, अद्वितीय नहीं होता है। फिर से देख लीजिए, भी और आई के बीच का संबंध अद्वितीय नहीं होता है, यानी भी और आई का संबंध हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, तो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आता है। वो क्या, नॉन ओमिक डिवाइसेस में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। इस कंडीशन में क्या होता है, भी और आई का ग्राफ जब बनाते थे तो इस कंडीशन में जब हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आता था, किसका अनुपात, तो भी बटा आई का अनुपात क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। ये कब आएगा, जब ओम का नियम पालन होगा तब। ओम के नियम में भी और आई का अनुपात क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। जबकि ये नॉन ओमिक डिवाइसेस में या इसका दोष है, जब रेसिस्टेंस चेंज होते रहता है तो भी और आई का अनुपात कांस्टेंट नहीं होता है। इसी बात को लिखा हुआ है कि भी और आई के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध हमेशा के लिए यूनिक नहीं होता है और द्वितीय नहीं होता है। प्रतिरोध का मान बदलने से, समझ गया ना, धारा का मान और या वोल्टेज का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए यहां देखेंगे ध्यान से, ऊपर वाला आपको बताएगा करंट, ठीक है, और ये वाला बताएगा, समझ गए, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है जी। एक्स एक्सिस को हम लोग भी द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं और वाई एक्सिस को हम लोग करंट यानी आई द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं तीनों ग्राफ में, ठीक है। तो हम देखेंगे ध्यान से वोल्टेज को देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, इस वोल्टेज के बीच में करंट का वैल्यू डिफरेंट है। तो ये जो टूटी रेखा दिख रहा है आपको, ये टूटी रेखा दिख रहा है, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे फिर यहाँ पे। देखिए वोल्टेज तो आपके यहां से लेकर यहां तक है, एक सेम वोल्टेज में, ठीक है ना, करंट का वैल्यू वेरी कर रहा है। तीनों लंबी लाइन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ और अलग करंट का वैल्यू बताएगा, यहाँ कुछ अलग होगा, फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ अलग बताएगा, फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ अलग बताएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, प्रतिरोध क्या है, फिक्स नहीं है। तो प्रतिरोध फिक्स नहीं होने के कारण, समझ गया ना, सेम वोल्टेज में, समझ गया, करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम नहीं है, क्योंकि वोल्टेज तो हम यहाँ से यहीं तक लिए, तो इस कंडीशन में करंट भी तो सेम आना चाहिए ना, परंतु करंट देख रहे हैं कि यहाँ पे है तो यहाँ कम है, फिर यहाँ देखेंगे इसी वोल्टेज में यहाँ ज्यादा वोल्टेज करंट आ जा रहा है, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फिर कम वोल्टेज करंट आ जा रहा है।
तो सेम वोल्टेज में सेम करंट नहीं हो पाता है क्या, नॉन ओमिक डिवाइसेस में। यही हमारा क्या है, ये डिमेरिट है, यही हमारा क्या है, लिमिटेशन है क्या, ओम्स लॉ का। समझ में आ गया। यही हम लोगों को डिस्कस करना था, जो हम लोग डिस्कस किए।